हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों को वीडियो लेके आया हूं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब एक बात उठता है कि ये न्यूट्रलाइजेशन क्या है प्यारे बच्चों? आप इसको खूब अच्छे से जानते हो। जब कोई एसिड बेस से रिएक्शन करता है या कोई बेस एसिड से रिएक्शन करता है, मतलब रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड बेस के बीच में रिएक्शन होता है तो प्यारे बच्चों न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, है ना। तो इसमें एसिड हाइड्रोजन आयन देता है, बेस हाइड्रॉक्सिल आयन देता है। हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल आयन मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं लिक्विड। तो आप इसमें समझना है, हम आज इस पूरे वीडियो में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का हम डिस्कशन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, कभी कभी देखिए स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का न्यूट्रलाइजेशन हीट ऑफ एंथैल्पी कांस्टेंट रहता है। अब रही बात, अगर एक एसिड, मान लीजिए एसिड स्ट्रांग है बेस वीक है, या बेस स्ट्रांग है एसिड वीक है, तो कुछ जो हीट उसमें ली जाती है दी जाती है उसको जो यूजुअल है एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन प्यारे बच्चों 57.1 किलो जूल जो है पर मोल स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस के लिए है। अब उसमें अगर स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस नहीं है, कोई स्ट्रांग एसिड है तो बेस वीक है, या बेस स्ट्रांग है तो एसिड वीक है, तो उसमें जो भी हीट आती है उसको माइनस कर देते हैं प्यारे बच्चों। माइनस करके तब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालते हैं या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालते हैं। इसके लिए हम बाकायदे रिएक्शन देने जा रहे हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो आप लगे रहिए प्यारे बच्चों, चलते हैं आगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th लेक्चर नंबर 19 है, 19। चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। हमारा जो टॉपिक आज का चलने वाला है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, या इसी को हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। मतलब हीट का मतलब एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब हीट, दोनों बातें कही है ना। तो आप कॉपी कलम लेके बैठ जाओ प्यारे बच्चों, 1 बाय 1 जो है यहाँ पर नोट करिए। लेकिन आपको ध्यान में रखना है स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस, वीक एसिड स्ट्रांग बेस, या स्ट्रांग एसिड वीक बेस, ये सब ध्यान देना है। और एक नंबर है उसको आपको नोट करते चलना है, जहाँ जहाँ मैं आपको हिंट करता जाऊँगा। तो देखिए, द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड बाई अ बेस। तो प्यारे बच्चों, एसिड का न्यूट्रलाइजेशन बेस से होता है या बेस का न्यूट्रलाइजेशन एसिड होता है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड बाई अ बेस इज डिफाइंड एज द हीट चेंज यूजुअली द हीट इवाल्व्ड। प्यारे बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन में ज़्यादातर देखा गया हीट निकलती है, हीट इवाल्व होती है, निकलती है। तो हीट चेंज व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट, क्या आया भाई? यहाँ पे 1 मोल नहीं है, 1 ग्राम नहीं है, बल्कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है ना। 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे नंबर ऑफ मोल होता है उसी तरह से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, या 1 ग्राम इक्विवेलेंट, या 1 इक्विवेलेंट। फिर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय अ बेस। तो प्यारे बच्चे, जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड बेस से न्यूट्रलाइज होता है तो उस टाइम जो हीट निकल के बाहर आती है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब फिर से देख लें, जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट कोई एसिड किसी बेस से न्यूट्रलाइज होती है, शर्त यही है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, कोई एसिड किसी बेस से न्यूट्रलाइज होती है, तो उस टाइम जो हीट निकल के बाहर आती है दैट हीट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्यारे बच्चों। अच्छा, द रिएक्शन बीइंग कैरिड आउट इन डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन
और इस न्यूट्रलाइजेशन का जो रिएक्शन है प्यारे बच्चों, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में होता है, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में होता है। देखिए सेकेंड पॉइंट, द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए बेस बाय एन एसिड इज डिफाइंड इन सिमिलर मैनर। इसी तरह से देखिए, अभी तो मैंने न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बाय बेस है ना, अब यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस बाय एन एसिड इज डिफाइंड इन अ सिमिलर मैनर, उसी तरह से डिफिनीशन वही है, चाहे यहाँ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस बाय एसिड या न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बाय बेस, बात वही है प्यारे बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, या Cl माने एसिड, व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज न्यूट्रलाइज्ड बाय NaOH, NaOH माने सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH is neutralized by HCl, both solutions being dilute and aqueous, 57.1 किलोजूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। दोनों केस में अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट HCl न्यूट्रलाइज होता है NaOH से, या 1 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH न्यूट्रलाइज होता है HCl से, तो दोनों कंडीशन का रिएक्शन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में चलता है और 57.1 किलोजूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। ध्यान दीजिए, इस नंबर को नोट कर लीजिए, इस नंबर को। लेकिन ये है कि एसिड बेस दोनों स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि HCl भी स्ट्रांग है और NaOH भी स्ट्रांग है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रांग एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग बेस है। तो दोनों केस में प्यारे बच्चों दिस नंबर मस्ट बी नोटेड। तो दोनों केस में 57.1 किलोजूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, ये नंबर आप नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए। तो आप इसको नोट कर ले, आगे प्रोसीड करूं। ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखिए रिएक्शन को हम देखते हैं, वी में राइट दिस रिएक्शन NaOH HCl। अगर NaOH 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो HCl से न्यूट्रलाइज होगा, या 1 ग्राम इक्विवेलेंट HCl है तो NaOH से न्यूट्रलाइज होगा। दोनों केस में चूंकि दोनों स्ट्रांग, ये स्ट्रांग बेस है तो स्ट्रांग एसिड है, दोनों केस में जो है कितना हीट निकलेगी, 57.1 किलोजूल पर मोल हीट इवाल्व होगी, माइनस लिखा गया है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डेल्टा, यानी डेल्टा न्यूट H, डेल्टा न्यूट H। अब न्यूट माने न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज माइनस 57.1 किलोजूल पर मोल हो गया। ये रिएक्शन है NaOH प्लस HCl, तो Na और Cl मिल करके NaCl साल्ट बन गया, यहाँ से एसिड से H प्लस और बेस से OH माइनस मिल करके वाटर बन गया प्यारे बच्चों। हेंस एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl विद NaOH, या न्यूट्रलाइजेशन HCl का NaOH के साथ या NaOH का HCl के साथ, चाहे जो भी कहिए, चाहे पहले एसिड लीजिए तब बेस, या पहले बेस लीजिए तब एसिड, दोनों बातें कही है। तो हेंस एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl विद NaOH, ROR NaOH विद HCl इज 57.1 किलोजूल पर मोल। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस नंबर को नोट करो प्यारे बच्चों। दोनों केस में यानी दोनों स्ट्रांग, एक स्ट्रांग एसिड है तो एक स्ट्रांग बेस है, 57.1 किलोजूल पर मोल हीट निकल के बाहर आती है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब यहाँ से मामला थोड़ा सा चेंज होने जा रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए स्ट्रांग एसिड है या स्ट्रांग एसिड और के साथ स्ट्रांग बेस, फिर स्ट्रांग एसिड के साथ वीक बेस, या स्ट्रांग बेस के साथ वीक एसिड, ये सब बातें अब यहाँ पे स्टार्ट होंगी। पहले स्ट्रांग की होगी, फिर स्ट्रांग वीक की होगी, वीक स्ट्रांग की होगी। देखिएगा, आप नोट करते चले ध्यानपूर्वक और समझते चलें। तो देखिए पहले कंडीशन क्या बताया जा रहा है, एंथैल्पी ऑफ एनी। अब एनी का मतलब आप समझ लो भाई, कोई भी एसिड हो, एनी स्ट्रांग एसिड, चाहे वह HCl हो, चाहे वह नाइट्रिक एसिड हो, चाहे वह सल्फ्यूरिक एसिड हो। तो एंथैल्पी ऑफ एनी स्ट्रांग एसिड विद एनी स्ट्रांग बेस, चाहे लिथियम हाइड्रोक्साइड हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, और वाइस वर्सा, दोनों में से कोई, इज ऑलवेज द सेम, यानी 51.7 किलोजूल। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 57.1 किलोजूल पर मोल स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस के केस में एंथैल्पी इतना निकलता है प्यारे बच्चों। ऐसा क्यों? अब कारण भी बताया जा रहा है। 57.1 किलो जूल पर मोल ही क्यों है? दिस इज बिकॉज
द स्ट्रांग एसिड्स, स्ट्रांग बेसेज एंड द साल्ट्स। स्ट्रांग एसिड, ये स्ट्रांग बेस है, ये स्ट्रांग एसिड है, और ये साल्ट है सोडियम क्लोराइड। ये स्ट्रांग बेस, ये स्ट्रांग एसिड, ये साल्ट है। तो कह रहा है कि दिस इज बिकॉज द स्ट्रांग एसिड्स, स्ट्रांग बेसेज एंड साल्ट्स दैट दे फॉर्म आर ऑल कंप्लीटली आयनाइज्ड इन द डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया, यानी पूरे रिएक्शन में वाटर को छोड़ दीजिए, वाटर तो एक्वस सॉल्यूशन बना ही रहा है। सोडियम क्लोराइड कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, HCl कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। ये तीनों इस एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज हो रहे हैं, इसीलिए 57.1 किलो जूल पर मोल हीट प्रोड्यूस होती है, जो कि कांस्टेंट है, जो कि कांस्टेंट है प्यारे बच्चों। द रिएक्शन बिटवीन एनी स्ट्रांग एसिड एंड बेस इन द एबव केस में बी रिटेन एज। किसी भी स्ट्रांग एसिड, किसी भी स्ट्रांग बेस के केस में रिएक्शन को लिखा जा सकता है ऐसे, डेल्टा आर एच नॉट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। तो क्या होगा, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। मैंने पहले बताया कि हमेशा प्रोडक्ट में कि जितने एंथैल्पीज हैं उसका सम कर लीजिए टोटल, माइनस सम ऑफ टोटल ऑफ, सम कहिए टोटल कहिए, टोटल ऑफ एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट। सम का मतलब टोटल होता है, टोटल ऑफ एंथैल्पीज ऑफ द प्रोडक्ट माइनस टोटल ऑफ एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट। इस फार्मूला से आप हीट, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन प्यारे बच्चों निकाल सकते हैं आप। मैंने कई बार निकाल के दिखाया भी है, और चैप्टर के लास्ट में हम न्यूमेरिकल कराएंगे, अभी वो बहुत दूर है, उस वीडियो को बाद में हम करेंगे, पहले इसको आप चलते चलो। वेरी गुड, आप नोट कर लें। बट इफ एंथैल्पीज ऑफ द एलिमेंट्स आर टेकन एज जीरो, अब मैंने कहा था एलिमेंट का एंथैल्पी जीरो लिया जाता है, बट इफ द एंथैल्पीज ऑफ द एलिमेंट आर टेकन एज जीरो देन एंथैल्पी ऑफ एनी कंपाउंड इज इक्वल टू इट्स एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन। मैंने पहले बताया था पिछले वीडियो में, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना, फॉर्मेशन के बराबर होगा। कब, जब जीरो लिया जाएगा, तब उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन के बराबर होगा। एक न्यूमेरिकल भी मैं कराया हूँ पिछले वीडियो में। अब देखिए, ये सोडियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को आयनाइज कर दिया है, Na प्लस OH माइनस, फिर HCl को आयनाइज कर दिया है, H प्लस Cl माइनस, फिर NaCl को आयनाइज कर दिया है, Na प्लस Cl माइनस, वाटर है ना। ये पूरा कंप्लीट आयनाइज हो गया है, पूरी तरह से ये कंप्लीट आयनाइज। देखिए यहाँ पर जो मेरा पेन चल रहा है, कंप्लीट इस एक्वस सॉल्यूशन में, इस वाटर के सॉल्यूशन में ये तीनों कंप्लीटली आयनाइज्ड हैं, इसलिए इनका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट है, -57.1 किलो जूल पर मोल, है ना। अब इसमें से देखा जाए तो क्या होगा, आप देखिए H और OH मिलकर, एसिड का H प्लस आयन, बेस का OH माइनस मिल करके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। देखिए कायदे से कहो तो ये सोडियम से कट जाएगा, Cl से कट जाएगा, ये सोडियम प्लस इस सोडियम से कट गया, ये Cl माइनस इस Cl माइनस से कट गया, तो बचा क्या, ये OH बचा और H बचा, तो H प्लस एक्वस OH माइनस एक्वस इक्वल टू H2O। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस रिएक्शन को। और डेल्टा न्यूट H यानी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज -57.1 किलो जूल पर मोल। इसी इक्वेशन को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो देखिए, इसको इन्वर्टेड कामा में कुछ डिफिनीशन आ रहा है आपके सामने, उसको लिखने का कोशिश करें प्यारे बच्चों।
द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज द हीट इवॉल्व्ड फॉर द रिएक्शन बिटवीन एच आयंस गिवन बाय एसिड with OH ions given by base to form 1 mole of H2O। यानी जब एसिड बेस के बीच में रिएक्शन होता है तो 1 मोल वाटर, इसका दूसरा डेफिनेशन है, 1 मोल वाटर जो बनता है उस 1 मोल वाटर के बनने में जो भी हीट निकल के बाहर आती है उसको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ये भी डिफिनीशन है, पिछला वाला भी डिफिनीशन है प्यारे बच्चों, दोनों डिफिनीशन एक ही है। 1 मोल जब वाटर बने, 1 मोल वाटर बने, ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन इसी चलता, अगर 2 मोल बने तो उसको 2 से डिवाइड कर दिया करिए जितना हीट आया करे। सिंस अब स्ट्रांग एसिड्स एंड स्ट्रांग बेसेज आयनाइज कंप्लीटली, अभी दिखाया हूँ मैं, स्ट्रांग बेस स्ट्रांग एसिड आर आयनाइज कंप्लीटली इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशंस, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रॉक्सिल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस इज ऑलवेज द सेम, हमेशा सेम होते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि एसिड बेस कंप्लीटली आयनाइज होते हैं। तो एसिड से निकला हुआ हाइड्रोजन आयन और बेस से निकला हुआ हाइड्रॉक्सिल आयन जो है 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रांग एसिड से 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रांग बेस से हमेशा सेम होता है प्यारे बच्चों, सेम होता है। आप इसको नोट कर लें, आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया। देखिए, हेंस एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसीलिए स्ट्रांग एसिड, हम बार बार करें, स्ट्रांग एसिड हो और स्ट्रांग बेस हो, दो के दोनों स्ट्रांग हों, बोथ मस्ट बी स्ट्रांग, तो उनकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब क्या? अरे भाई 57, कांस्टेंट का मतलब क्या? 57.1 किलो जूल पर मोल, अभी मैंने बताया है ये कांस्टेंट रहता है स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस के लिए। तो बात कहाँ बिगड़ती है प्यारे बच्चों? जब इनमें से कोई वीक हो जाए और कोई एक वीक हो जाए और एक स्ट्रांग हो जाए, तब वहाँ से थोड़ा सा चेंजिंग आती है, उसी को हम लेके चलने वाले हैं। इन केस आइदर एसिड आर बेस आर बोथ आर वीक, लेकिन अगर देखा जाए या तो एसिड वीक हो या तो बेस वीक हो या तो दोनों वीक हों, the enthalpy of neutralization is usually less than 57.1 किलोजूल पर मोल। ध्यान दीजिए, तो ये 57.1 किलोजूल पर मोल एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किसकी है? जब एसिड स्ट्रांग हो बेस स्ट्रांग हो, लेकिन इन दोनों में से या तो दोनों वीक हों या तो कोई एक वीक हो, तो हमेशा उनकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा इससे यानी 57.1 किलो जूल से लेस होगा, कम होगा, ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। भाई बात कही जा रही है ना, या तो दोनों में से कोई एक वीक हो एक स्ट्रांग हो, ऐसे चले, या तो दो के दोनों वीक हो जाएं, तो इन सब कंडीशन में हमेशा उनकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इस 57.1 किलो जूल पर मोल से कम होगा, लेस होगा ऑलवेज। द रिएक्शन फॉर दिस may be understood by considering the neutralization of weak acid like एस्टिक एसिड। इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल लेकर, चलो कोई वीक एसिड ले लेते हैं जैसे एस्टिक एसिड विद अ स्ट्रांग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। एस्टिक एसिड इज आयनाइजेज टू स्मॉल एक्सटेंट। तो प्यारे बच्चों, एस्टिक एसिड वीक एसिड है तो इसका आयनाइजेशन कम होता है, थोड़ा होता है, स्मॉल होता है, स्मॉल एक्सटेंट। फिर एज सोडियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रांग बेस है, आयनाइजेज कंप्लीटली। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये एस्टिक एसिड है CH3COH जो कि सिरके में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है एस्टिक एसिड। इसका आयनाइजेशन प्यारे बच्चों ये डबल एरो है, दोनों डायरेक्शन में चल रहा है। ये एसीटेट आयन है, ये हाइड्रोजन प्लस आयन है। देखिए इसका एस्टिक एसिड का आयनाइजेशन स्लो है, कम है, स्मॉल है, ये होगा। लेकिन इस बेस का देखिए एक एरो लगा है, एक एरो लगा है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, सोडियम प्लस आयन हाइड्रॉक्सिल आयन, है ना। तो अब होता ये है कि अब ये OH को मिल करके वाटर बनाएंगे, न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होगा। तो अब देखिए
अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि व्हेन हाइड्रोजन आयंस गिवन बाय एसिड कंबाइन विद द हाइड्रॉक्सिल आयंस गिवन द बेस द इक्विलिब्रियम यानी पहले इक्वेशन में शिफ्ट टू द राइट, दैट इज मोर एसिटिक एसिड डिसोसिएट। यानी भाई ओ एच को चाहिए एच प्लस, अभी तेजी से एच प्लस से जो है कंबाइन करता जाएगा, तो अब इस ओ एच का नंबर ज़्यादा होगा, एच का नंबर कम होगा, क्योंकि ये स्लो डिसोसिएशन हो रहा है। लेकिन ओ एच तेज़ी से कंबाइन करता जाएगा एच से। अब एच और चाहिए, इतना अधिक ओ एच है कि एच और चाहिए, तो इससे इस एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन और तेज़ी से होने लगेगा। तो दैट इज मोर एसिटिक एसिड डिसोसिएट ए पार्ट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन and OH minus ions is used up for the complete dissociation of acetic acid। तो प्यारे बच्चों, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के वजह से एसिटिक एसिड का भी कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। तो हालांकि एसिटिक एसिड का कंप्लीट डिसोसिएशन होता नहीं, लेकिन इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के वजह से जिसका OH आयन माइनस बना हुआ है, इसके वजह से काफ़ी तेज़ी से कम्बिनेशन होता है OH माइनस और H माइनस में। तो OH के लिए H प्लस कम होने लगता है। ऐसे कंडीशन में एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन बढ़ जाता है और कंप्लीट हो जाता है। तो जब कंप्लीट डिसोसिएशन होता है तो उस टाइम जो है कुछ हीट यूज की जाती है। ए पार्ट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, कुछ हीट प्रोड्यूस होती है, निकल के बाहर आती है जब कंप्लीट डिसोसिएशन होने लगता है एसिटिक एसिड का। इसके वजह से एसिटिक एसिड का जब कंप्लीट डिसोसिएशन होने लगता है तो ए पार्ट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड OH आयंस इज यूज्ड अप फॉर द कंप्लीट डिसोसिएशन। जो हीट निकलती है प्यारे बच्चों, जो हीट निकल के बाहर आती है, उसका थोड़ा हिस्सा हीट यूज हो जाता है एसिटिक एसिड के कंप्लीट डिसोसिएशन में। पूरी हीट कितनी माने हम 57.1 किलो जूल पर मोल। अब इसी में से कुछ हीट, इसी 57.1 किलो जूल पर मोल में से कुछ हीट का हिस्सा, कुछ हीट का पार्ट, क्योंकि दोनों का कंप्लीट डिसोसिएशन होने लगा, तो कुछ हीट का पार्ट यूज हो रहा है किसके डिसोसिएशन में, किसके कंप्लीट डिसोसिएशन में, एसिटिक एसिड के। एसिटिक एसिड के कंप्लीट डिसोसिएशन में हीट यूज होने लगा इसी में से। तो अब उस हीट को हम निकाल देंगे इसमें से, तो हमको एग्जैक्ट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मिल जाएगा। देखिए भी सवाल लगेगा, देखिए तो आप इसको नोट कर लें, समझने की कोशिश करिए। इस एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन स्लो होता है, लेकिन इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के वजह से इसका जो है डिसोसिएशन कंप्लीट शुरू हो जाता है। तो अब कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए कुछ हीट इसमें से, जो स्टैंडर्ड है इसमें से, जो कांस्टेंट है इसमें से कुछ हीट यूज हो जाती है एसिटिक एसिड के कंप्लीट डिसोसिएशन में, और वही हीट को इसमें से माइनस करेंगे, है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो द हीट दज यूज्ड अप, मतलब जो हीट यूज हो जाती है, इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन और एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। जो हीट प्यारे बच्चों यूज हो जाती है उसी हीट को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन या एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ द एसिड। एसिड का होगा तो एसिड का, बेस का होगा तो बेस का। यहाँ पर एसिड का हो रहा है, जैसे देखिए इट इज़ 1.9 किलो जूल फॉर द एसिटिक एसिड, यानी एसिटिक एसिड के कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए इसमें से कितनी हीट यूज हुई भाई। एसिटिक एसिड तो कंप्लीट डिसोसिएट हो नहीं रहा था, ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के वजह से कंप्लीट डिसोसिएशन होने लगा उसका। तो जब कंप्लीट डिसोसिएशन स्टार्ट हो गया तो एसिटिक एसिड ने इस 57 में से 57.1 किलो जूल में से कितना हीट यूज कर लिया अपने डिसोसिएशन के लिए।
अपने डिसोसिएशन के लिए, अपने कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए उसने कितना हीट यूज कर लिया, हीट का कितना पार्ट यूज कर लिया, 1.9 किलो जूल हीट यूज कर लिया अपने डिसोसिएशन के लिए। हेंस इसका मतलब एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन का हीट हुआ या एसिटिक एसिड का आयनाइजेशन का हीट हुआ ये 1.9। तो अब पूरी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैसे निकालेंगे? हेंस द नेट हीट इवॉल्व्ड इन द एबव रिएक्शन इज, जो नेट हीट निकली, जो नेट हीट निकली 57.1 माइनस 1.9, क्योंकि ये पूरी हीट थी 57.1 जब दोनों का कंप्लीट डिसोसिएशन हो लेगा। लेकिन अब उसमें से एक ठो एसिटिक एसिड वीक पड़ जा रहा है, तो क्या काम किया, अपने कंप्लीट आयनाइजेशन के लिए इतना हीट लेने लगा, इतना हीट ले लिया। तो अब तब जो नेट हीट निकल के बाहर आई वो कितना इसे माइनस कर देंगे। ये हीट ली जा चुकी है ना, इस हीट को दैट इज टेकन बाय एसिटिक एसिड, इसको हटाओ भाई यहाँ से। तो 57.1 माइनस 1.9 आ जाएगा 55.2 किलो जूल पर मोल, ये रहा, है ना। उसी तरह से मान लीजिए बेस वीक हो जाए, एसिड स्ट्रांग हो जाए, तब क्या होगा? तो अब देखिए, अब उल्टे केस में, यहाँ तो एसिड वीक था, बेस स्ट्रांग था सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एसिड वीक था, तो अपने कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए इतना हीट ले लिया, अपने कंप्लीट आयनाइजेशन के लिए इतना हीट ले लिया, आपने माइनस कर दिया, तो नेट हीट मिल के आ गई। लेकिन अगर मान लीजिए बेस ही वीक हो जाए, एसिड स्ट्रांग हो जाए, तो अब एसिड स्ट्रांग है तो एसिड तो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा, लेकिन इस एसिड की वजह से ये भी कंप्लीट डिसोसिएट होना शुरू कर देगा, तो ये हीट लेगा इसमें से 57.1 से कितना हीट ले लेगा? 5.6 किलो जूल लेगा भाई, 5.6 किलो जूल ये वीक बेस लेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तब क्या करोगे? यह इसमें से घटा करके यहाँ से निकल जाएगा, देखिए याद है ना। देखिए, सिमिलरली इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ammonium hydroxide with HCl, 5.6 kilojoule of the heat is used up for the dissociation of weak base यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इतना हीट लिया जाता है कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए, वीक बेस के कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए इतना हीट ले लिया जाता है। हेंस एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन दिस केस इज ओनली 57.1 माइनस 56 इज इक्वल टू माइनस 5.6, 56 नहीं 5.6, तो 57.1 माइनस 5.6 इक्वल टू 51.5 किलो जूल पर मोल। ये रहा प्यारे बच्चों। अब कुछ बातें हैं इम्पॉर्टेंट जो है, जो कि आपके लिए नोट में बताया जा रहा है, नोट करके। पहला पॉइंट है द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज टेकन फॉर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड बेस इज, आप ये कि आप देख रहे हैं कि डिफिनीशन में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 1 ग्राम इक्विवेलेंट या तो एसिड लिया जा रहा है या तो बेस लिया जा रहा है। ऐसा क्यों लिया जा रहा है भाई? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है 1 ग्राम इक्विवेलेंट या तो एसिड लिया जा रहा है या तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस लिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H प्लस आयन विद 1 मोल ऑफ OH माइनस आयन्स है, एज एक्सप्लेन्ड अबव टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर। ऐसा इसीलिए किया जा रहा है प्यारे बच्चों, इसीलिए किया जा रहा है जो है। तो पिछली बातों को बताया जा रहा है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्यों लिया गया, तो आपका आंसर होगा कि क्योंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट या तो एसिड लिया जाए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट या तो बेस लिया जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन के टाइम 1 मोल H प्लस आयन कंबाइंड करता है 1 मोल OH माइनस आयन के साथ, जिससे 1 मोल H2O बनता है। आपने बताया, रिएक्शन में मैंने बताया था कि 1 मोल H2O जब तक न बन जाए तब तक हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नहीं माना जाएगा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी एसिड ऑन कंप्लीट डिसोसिएशन गिव जो 1 मोल H आयन्स। 1 ग्राम इक्विवेलेंट कोई एसिड है, अपने कंप्लीट डिसोसिएशन में कितना मोल हाइड्रोजन आयन देगा? 1 मोल होगा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट कोई एसिड होगा, एनी एसिड लिख दिया गया है ना, अपने कंप्लीट डिसोसिएशन में हमेशा 1 मोल हाइड्रोजन आयन देगा। अब बट 1 मोल ऑफ आयन एसिड, अगर एसिड 1 मोल लिया जाए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बजाय 1 मोल लिया जाए, तो 1 मोल ऑफ आयन एसिड
डिसोसिएशन में नॉट गिव 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन। 1 मोल एसिड कभी 1 मोल हाइड्रोजन आयन नहीं देता है, हमेशा 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड 1 मोल हाइड्रोजन आयन देता है, ये समझ लीजिए। इसीलिए बताया जा रहा है कि बट 1 मोल ऑफ एन एसिड ऑन डिसोसिएशन में नॉट गिव 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन, है ना। तो 1 मोल हाइड्रोजन आयन के लिए एसिड जो है 1 मोल नहीं लेना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड लेना है। एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ H2SO4, 1 मोल ऑफ H2SO4, देखिए हम एग्जाम्पल ले H2SO4 कितना ले रहे हैं, 1 मोल। 1 मोल ऑफ H2SO4 गिव्स 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन। वो तो बात तो सही है भाई। ये देखिए ये H2SO4 है, यहाँ पर 1 मोल है ना। ये क्या देगा, ये कई मोल मिला, 2 मोल, 2 मोल H आयन मिला, है ना। ये सल्फ्यूरिक एसिड कई मोल लिया, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक ही मोल तो माना जाएगा, है ना। तो वही बात है कि 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑन कंप्लीट डिसोसिएशन। हाउएवर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स 0.5 मोल, यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर इक्विवेलेंट में लें तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट में लें तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। यानी 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा 0.5 मोल गिव जो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन, 1 मोल। अगर हम इसको 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब 0.5 मोल H2SO4, 0.5 मोल H2SO4, है ना। तो क्या होगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो क्या मिलेगा भैया, 1 मोल मिलेगा, 1 मोल हाइड्रोजन आयन, 2 5 जा 10, और ये हो जाएगा सल्फेट आयन। प्यारे बच्चों सल्फेट आयन, तो जो है सल्फेट आयन कुछ भी हो जाए लेकिन आपका 1 मोल हाइड्रोजन आयन मिल जाएगा, ठीक है। अब 0.5 मोल सल्फेट आयन मिल जाएगा। तो इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही, आप नोट कर लें इसे।